नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या मोदी और शाह, या यूं कहूं मोदी, शाह और अडानी, क्या ये तीनों मिलकर इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं? और क्या इस साजिश में, इंडिया अलायंस को तोड़ने की साजिश में, इंडिया के ही कुछ नेताओं को शामिल किया जा रहा है? वो शरीक हैं इस पूरे खेल में, और जिसमें नाम तो कई हैं लेकिन दो प्रमुख नाम सामने आए, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने मिस्टर उमर अब्दुल्ला। अब दोस्तों, चाहे ममता बनर्जी हो या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मैं ये नाम यूं ही नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी आधार पर ले रहा हूँ। और आधार ये है कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले अचानक एक विवाद शुरू कर दिया। जिस वक्त पूरी संसद में विपक्ष अडानी को घेर रहा था, उस वक्त ममता दीदी ने कहा कि भाई, इंडिया अलायंस में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, और अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है और मुझे ऑफर मिलता है तो मैं लीड कर सकती हूँ। अगर मेरी मदद चाहे तो मैं इंडिया अलायंस को लीड करना चाहूंगी, अगर ऑफर आता है। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पे सवाल उठा दिए, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पे सवाल उठा दिए, ममता बनर्जी ने जो प्रिंसिपल पार्टी है इंडिया अलायंस की, कांग्रेस, उसी पर सवाल उठा दिए। और आज उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी साहब, एक कदम आगे बढ़ गए। इन्होंने कांग्रेस को ईवीएम पर ही घेर लिया। इन्होंने ये तो कहा कि ममता बनर्जी को मौका देना चाहिए इंडिया को लीड करने का, लेकिन कांग्रेस को ईवीएम पर घेरा। और ईवीएम पर वो ऐसे बोल रहे थे मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता जी के भतीजे, जैसे बीजेपी का कोई नेता बोल रहा हो। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए। अब अभिषेक बनर्जी भी अपने साथी कांग्रेस को घेर रहे हैं, और उधर उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था जम्मू कश्मीर में, भी उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि साहब, ईवीएम पर जो कांग्रेस जिस तरह का विलाप कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी ऐसा लग रहा था जैसे उमर अब्दुल्ला मोदी जी की बातें कह रहे हो, मोदी जी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. अब इंडिया अलायंस के दो बड़े नेता, दोनों ही मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला, जब इन्होंने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू करी, कांग्रेस की खिंचाई की, नेतृत्व परिवर्तन की बात करी, तो फिर बीजेपी मौका कैसे छोड़ देती? बीजेपी के सांसद, मंत्री सब एक सुर में बोलने लगे कि साहब देखिए, ये हाल तो होना ही था इंडिया अलायंस का, इंडिया गठबंधन का ये हाल होना ही था। इनकी आपस में नहीं बन रही, दरारें हैं और टूट के कगार पर इंडिया गठबंधन है। जी हाँ, सुनिए आप। देखिए, निश्चित रूप से यह गठबंधन तार तार है, गठबंधन आपस में बटा हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी आपको देखने को मिल रहा। ये अभिषेक बनर्जी हो या उमर अब्दुल्ला हो, जो इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, उन्होंने ये बात कह के कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। अब बीजेपी तो मौके की तलाशी में है कि इंडिया अलायंस में किसी तरह से दरार पड़े, किसी तरह से बंटवारा हो, कमज़ोर हो इंडिया अलायंस। लेकिन जम्मू कश्मीर के एक नेता, वरिष्ठ नेता सज्जाद लोन साहब, इन्होंने उमर अब्दुल्ला की पोल खोल दी। इन्होंने कहा, साहब, उमर अब्दुल्ला मोदी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मोदी की चापलूसी कर रहे हैं, जिस तरह की बातें ये ईवीएम पर कह रहे हैं। पोल खोल दी उमर साहब की। जो इसकी इत्तेहादी पार्टी है कांग्रेस, उसके पीठ में छुरा है, नथिंग एल्स। इसको क्या लेना देना ईवीएम के साथ? सिर्फ मोदी जी को बोलने के लिए, मोदी जी, अंकल जी, देखो ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन, वो ये है कि इंडिया अलायंस को क्यों तोड़ना चाहते हैं ये जो तिकड़ी है, ये जो मोदी, शाह या अडानी का जो इंटरेस्ट है, ये इंडिया अलायंस को तोड़ना क्यों चाहते हैं, क्यों स्प्लिट करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कांग्रेस अलग हो जाए, बाकी रीजनल पार्टीज अलग हो जाएं, एक खिचड़ी बन जाए, रायता फैल जाए। इस तरह की जो साजिश है वो क्यों रची जा रही है? और अगर मैं मकसद कहूँ, मोटिव कहूँ, कि इस साजिश को अंजाम देने के पीछे मोटिव क्या है मोदी जी के, चाणक्य का, तो सबसे पहले अगर आप फिगर देखें, लोकसभा का ग्राफिक देखें कि लोकसभा में इस वक्त सांसदों की स्थिति क्या है, विपक्ष कहाँ खड़ा है, समूचा विपक्ष, और सरकार कहाँ खड़ी है। अगर आप देखें ये आंकड़ा, तो मोदी जी के पास 293 सांसद हैं। इसमें कई छोटी छोटी पार्टियों के भी सांसद हैं जो दबाव में, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के दबाव में मोदी जी के साथ हैं। और अगर आप समूचा अपोजिशन देखें, कुछ और पार्टियां भी देखें,
तो 249 ऑलमोस्ट 250 टच कर सकता है। मैंने बाकी पार्टियां भी इसमें जोड़ी हैं जो हो सकता है इंडिया अलायंस के साथ में हो, लेकिन जो अपोजिशन में बैठ रही हैं 249, तो एक तरफ 293 है और एक तरफ ऑलमोस्ट 250 है। आप कह सकते हैं कि अगर 20-22, जी हाँ मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, 20-22 एमपी इधर से उधर हुए, कारण कुछ भी हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, बहुत से कारण हो सकते हैं, रीजनल कारण हो सकते हैं, 20-22 सांसद इधर से उधर आए, यूँ कह लीजिए जैसे नीतीश कुमार हैं या फिर नायडू हैं या चिराग पासवान हैं, शिंदे भी हो सकते हैं, कुछ भी, सिर्फ 20-22 अगर सांसद इधर से उधर चले गए, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सरकार मोदी जी की जा सकती है आज की तारीख में भी। हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद भी अगर 20-22 सांसद इधर से उधर गए तो मोदी जी की सरकार जा सकती है आज भी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोकसभा का जो फ्लोर में जो संख्या बल है, सदन की जो संख्या बल है, जो नंबर्स हैं अपोजिशन के, गवर्नमेंट के, वो बता रहे हैं। अब दोस्तों मोदी और शाह जिस तरह से ये पूरा खेल रच रहे हैं कि इसके पीछे जो बड़ा सच है वो यही है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को डर है कि अभी भी उनकी सरकार जा सकती, खतरा है, बैसाखियों की सरकार है, ये संख्या बल बताती है सदन की। क्या वाकई ये डर है और इसीलिए वो तोड़ना चाहते हैं? ही वॉन्ट्स टू ब्रेक इंडिया अलायंस। और तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस सारे साथियों को एक साथ लेके चलते हैं, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन हो, उसमें ममता बनर्जी हो, थोड़ी सी नाराज़ हैं, लालू प्रसाद यादव हो, अगर इन सबको साथ लेके अभी भी चलें और बीजू जनता दल तक पहुँचे या जगन मोहन रेड्डी को मनाएं या नीतीश कुमार के साथ चाय पिए एक बार फिर से, तो क्या एक स्थिति बन सकती है यहाँ पासा पलट सकता है? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? कांग्रेस को क्या करना चाहिए? टू बी वेरी प्रिसाइज, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिस पर मैं आज जाहिर तौर पर उसकी तह में जाने की कोशिश करूंगा। इन सवालों की 3 खास मेहमान हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, कई दिन के बाद आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। उमाकांत जी हैं जिन्होंने कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर से बात करी है, वो भी कुछ बताने जा रहे हैं आज महत्वपूर्ण। और अभिषेक कुमार को मैंने बुलाया क्योंकि लालू यादव ने भी थोड़ा सा तरफदारी ममता बनर्जी की पिछले दिनों की थी, तो मैं ज़रा उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई लालू तेजस्वी के जहन में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और क्या नीतीश को लेकर अभी भी कुछ खेल हो सकता है बिहार में, क्योंकि चुनाव आने वाला है। सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आज की खबर है जो मोदी जी को परेशान कर रही है, वो हिंदुस्तान की सियासत को बदल भी सकती है, ऐसा मुमकिन है। टाइगर, बार बार मैं देख रहा हूं कि कभी ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं, कभी शरद पवार कुछ बोल देते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद कुछ बोलते हैं, फिर उमर अब्दुल्ला बोल देते हैं, फिर प्रोफेसर राम गोपाल बोलते हैं। यानी इंडिया अलायंस की जो मेन पार्टीज हैं उनके लीडर कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कांग्रेस या तो एम्बेरेस लगती है, कमजोर लगती है, या कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में एक अजीब सी बेचैनी है और इंडिया अलायंस में नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है या कांग्रेस को अलग थलग करने की बात हो रही है। ये इंडिया अलायंस को अचानक कमजोर करना, तोड़ना, और वो भी इंडिया अलायंस के लोगों के जरिए, ये कौन सा खेल है भाई, चाणक्य का, अमित शाह का? देखिए, इसमें अमित शाह का खेल तो है ही, क्योंकि देखिए बीजेपी तो चाहेगी कि इंडिया अलायंस टूटे, इसमें नो डाउट। और ये पहले दिन से पूरा गोदी मीडिया लगा है। अब जब इंडिया अलायंस बना है उसके बाद ऐसी कौन सी इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं हुई जिस मीटिंग में कोई किसी 5 मिनट लेट पहुंचा तो पार्टी वो निकल गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखा तो निकल गया। तो लगातार हमला होता आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो 100 सीटों के आसपास कांग्रेस पहुंच गई, तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ने मिलकर लड़ा और ये सामने दिख रहा था। उसमें भी कुछ जगह कोताही हुई है कांग्रेस से, जैसा कि होता है। उसके बाद शायद जैसे कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी तब भी उनका दम कम नहीं हुआ, अरोगेंस, और मुझे लगता है वो अरोगेंस बढ़ गया। देखिए, एक गठबंधन का रणनीति यह है कि आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा, या आप अपनी इतने ताकतवर हो कि बाकी लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ आ रहे हैं कि आपके साथ सत्ता मिल जाए। वो स्थिति नहीं है। 100 सीटें जो कांग्रेस को मिली है लोकसभा में, उसमें से मात्र 28 सीटें जो है वो कांग्रेस की अपनी, या कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ी। बाकी सारी सीटें जो 28 छोड़ के 100 में से, मतलब 99 सीट मिली, एक विशाल सांगली वाला यदि जाता है तो 100 हो गई। बाकी जितनी भी सीटें थी वो इनको सहयोगी दलों की वजह से मिली।
सहयोगी दल भी ये जानते हैं। लेकिन आज ईवीएम को लेके या अडानी को लेके, देखिए अडानी ईवीएम ये अलग अलग मसले। अडानी ऐसा कौन सी पार्टी, अडानी हो गया अभी आलू कारपोरेट सेक्टर के, हर क्या हो सब्जी गया में डल अडानी? जाते हैं। आलू हो गए कारपोरेट सेक्टर के, हर राज्य में हर राजनीतिक दल में मिलते हैं। ऐसा ओके, कोई दल नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं ऐसा- कि आलू गोभी, आलू बैगन, आलू टमाटर, बिल्कुल आलू बिल्कुल। भिंडी, ये बता रहे हैं आप देखिए कि अडानी PM ममता के साथ भी हैं, अडानी शरद पवार के साथ भी हैं, उमर अब्दुल्ला के साथ भी हैं। देखिए शरद पवार के साथ है, अबर अब्दुल्ला के साथ है, कांग्रेस के साथ। एक राहुल गांधी ओ। छोड़ा तो अडानी का, एक राहुल गांधी छोड़े तो अडानी का विरोध करने वाले कौन है? बाकी सब अडानी के मित्र ही है, अडानी के साथ मिलकर काम करते हैं। टाइगर टाइगर क्या रेवंता रेड्डी ने, एक सेकंड, क्या रेवंता रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए नहीं लिए थे? तब रेवंता रेड्डी को मालूम नहीं था अडानी कौन है? जब सोशल मीडिया में बवाल हुआ तब पैसे वापस किए। तो इसका टाइगर, मतलब है, टाइगर मैं मेन मकसद कर रहा हूं। चलिए मान लिया इसमें कोई चीज तस्दीक करने की जरूरत नहीं है कि अडानी, अमित शाह, मोदी ये एक ही नाव में बैठे हैं, लेकिन ये लोग इंडिया अलायंस को तोड़ना क्यों चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट अरे इज द अजीब रीजन, बात कर रहे- मोटिव? मोटिव ये है कि भैया उनको 140 240 पे लाए हैं और मशीनों का खेल छोड़ा तो 180 पे है बीजेपी। बीजेपी को 370 चाहिए। बीजेपी को सरकार अपने हिसाब से चलानी है। संविधान की जगह मनुस्मृति लाना है। इसके लिए आपको संख्या बल चाहिए दीपक जी। और ये किसने किया? 240 पे क्यों आई बीजेपी? क्योंकि इंडिया गठबंधन एक होकर लड़ा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब उसमें जब आपको पता है कि बीजेपी तोड़ने पे आमादा है, तो फिर इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व है कांग्रेस को, इसका जिम्मा था कि वो सबको साथ में लेके चले। क्या कांग्रेस सबको साथ में लेके चल रही है? क्या कांग्रेस किसी को कॉन्फ्रेंस में ले रही है? सबसे पहली बात, लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट किसने चेंज करवाया? क्या जरूरत थी वेणुगोपाल को पास में बैठने की राहुल गांधी के, जब ऑलरेडी वहां पे अखिलेश बैठे हुए थे? आपने अखिलेश को दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट करवाया। क्यों वो साथ देंगे आपका? या आप जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आधा राज्य है केजरीवाल जैसा, उसको सरकार चलानी है। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया? क्या स्कोर रहा कांग्रेस का वहां पे? कांग्रेस पूरी लगी हुई थी वहां हरवाने में। ये तो बच गए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। तो बीजेपी कांग्रेस, समझ गया, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी इसमें गलती है। गलती कांग्रेस की भी ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की है, सबसे ज्यादा। लेकिन मुझे एक इसका बात मकसद बताइए, आप ये कह रहे हैं, इसका मकसद नहीं टाइगर, हम मोटिव पे जाना चाह रहे हैं। मैं आज मोटिव पे जाना मोटिव चाहता तो हूं। बहुत सिंपल है दीपक भाई। मोटिव क्या? मोटिव ये सिंपल है, नहीं, मोटिव जो आप कह रहे हैं 370 किस पार। लिए? किस लिए 370? संविधान बदलना है, संविधान बदलना अरे है। साहब क्या बात कर रहे हैं टाइगर? राजनाथ क्यों? सिंह ने कहा कि मैं कसम खाता हूं, मोदी जी ने कहा मैं कसम खाता हूं कभी संविधान बदलूंगा नहीं। मोदी जी माथे पे संविधान लगाते मोदी जी हैं। ने कसम खाई थी कि रेलवे माथे बिकने पे। नहीं दूंगा। रेलवे जी, उन्होंने कहा था कि रेलवे बिकने नहीं दूंगा। जब मोदी जी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष बोल रहे थे कि पूरा संविधान बदलना है, तब मोदी जी कहां गए थे? कि अंग्रेजी में आर्टिकल इसलिए पढ़ने नहीं आया था उनको? अयोध्या का उम्मीदवार बोल रहा था कि मुझे संविधान बदलना है, 370 चाहिए, हेगड़े बोल रहा था, तब ये कहां गए थे? चुनाव हारने के बाद संविधान के प्रति प्रेम आया। कौन से संविधान की रक्षा कर रही है? 2013 से लेकर 2024 तक कितनी बार संविधान का हनन हुआ? संविधान के हिसाब से देश चल रहा है क्या? उनको अपना संविधान लाना है। उनको सवाल पूछने वाले लोग नहीं चाहिए। ओके। और उसके लिए 370 पार चाहिए किसी भी हालत में। और इसके लिए इंडिया अलायंस को तोड़ना होगा, जरूरी तोड़ना होगा। इंडिया अलायंस नहीं टूटेगा तो ये 370 नहीं पा पाएंगे। इंडिया अलायंस के ताकत से ही ये 240 पे आ गए, जो 272 भी नहीं ले पाए। तो उनका मेन मकसद है एन केन प्रकरण इंडिया तोड़ना। और तोड़ने के लिए क्या करेंगे? जब इंडिया तोड़ने के लिए कोई आमादा होगा तो फिर इंडिया गठबंधन को और एकजुट होकर लड़ना होगा। रोल किसका है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबसे बड़ा दल कौन सा है? सबसे बड़ा दल है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस का बड़ा दिल रखता है जी। कांग्रेस की ये हालत है। किस भरोसे? देखिए कांग्रेस में आज चुनाव होके कितने महीने हो गए? हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस नहीं दे पाई।
ऐसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके डूबना ही डूबना है। जितनी ज्यादा सीटें आप कांग्रेस को दोगे उतनी आजाद डाबेरी। आपके पास अभिषेक जी बैठे हैं, बिहार के ज्ञाता है, उनको पूछिए पिछली बार यदि चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस ने को बिल्कुल नहीं के बराबर सीटें दी होती तो तेजस्वी शायद अपने बलबूते पर सरकार बनाता है। कांग्रेस ने किसका फायदा किया? मुझे एक बात बताओ, एक राजनीतिक दल बताइए जिसका फायदा कांग्रेस की वजह से हुआ। ओके ओके, इंडिया गठबंधन का एक साथी बताइए जो कहे कि कांग्रेस ने हमको सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें दी विधानसभा में, सबसे कम सीटें आई कांग्रेस की विधानसभा में। कांग्रेस ने सीटें मैं बेची। आऊंगा। मैं टाइगर, मैं सिर्फ आपसे प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता। आपको 30-35 बरस हो गए इसी संसद के चक्कर काटते हुए। ऐसा कोई नेता इस मुल्क में नहीं है जो टाइगर के साथ बैठ के चाय ना पीता हो, नाश्ता ना करता हो। मैं पूछूंगा, मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा आज टाइगर, मैं आपसे सॉल्यूशन भी पूछूंगा कि कांग्रेस को करना क्या चाहिए। आपसे मैं पूछूंगा सेकंड राउंड में, लेकिन मैं जरा लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। लखेड़ा साहब भाई, आपका तो बड़ा एक्सपर्टाइज था बंगाल में ममता बनर्जी पे, आप बंगाल जाते रहते थे। ये मुझे बताइए कि दीदी को क्या हो गया? दीदी तो ऐसा लग रहा है जैसे सीबीआई डायरेक्टर जैसे तोता था, ऐसे तोते की तरह आजकल बोल रही है। कभी वो इंडिया अलायंस के लिए कह रही है कि साहब हटाइए राहुल गांधी को, सबको किनारे करिए, मुझे बना दीजिए। आज वो कह रही है कि साहब ईवीएम की जो मशीनें हैं, कांग्रेस के पास अगर कोई सबूत हो तो वो सबूत रखे इलेक्शन कमीशन के आगे, ईवीएम को दोष ना दे। इस तरह की भाषा तो तोते बोलते हैं अमित शाह के। तो क्या तोता हो गई? कि तोता क्यों हो गई है, या मैं गलत बोल रहा हूं आपसे? देखो, ममता बनर्जी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी। ममता प्रॉब्लम्स बनर्जी हैं? सबसे ममता बनर्जी की समस्याएं ये हैं कि कांग्रेस पार्टी, मजबूत कांग्रेस पार्टी को वो नहीं देखना चाहती और मजबूत कांग्रेस पार्टी को वो सबसे बड़ा खतरा मानती है। मैं ये आपको बता दूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल के जितने जर्नलिस्ट हैं, थिंकर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को करीब से देखते हैं, उनका ये मानना है और उनका ये पक्का सोच है यकीनी तौर पर कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में आज से नहीं, बहुत पहले से है। और वो लखेड़ा साहब आज बातें बहुत घुमा घुमा के कर रहे हैं, बहुत स्पिन आप फेंक रहे हैं अपनी गेंद में, ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं मुतमईन। अरे भाई कन्विंस, आप कह रहे हो कि बीजेपी की बी टीम बता रहे हो आप, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ती हैं। उनका भतीजा कहता है कि भाई ममता बनर्जी ने अगर कोई बीजेपी को हरा पाया तो ममता बनर्जी थी। आप कह रहे हो बीजेपी के साथ मिली हुई है। देखिए, मैं कैसे विश्वास कर लूं साहब आपकी बात? सेंटर में, केंद्र में कांग्रेस, ममता बनर्जी का पक्का यकीन है, ममता बनर्जी को डर है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में और प्रियंका गांधी अब आ गई हैं, तो अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले बंगाल में, जो पहले कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां वो अपना वर्चस्व कायम करेगी। और इसी खतरे के तहत एक बड़ा टैसिट, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और बंगाल में ममता बनर्जी के बीच में। और इसीलिए जो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक सीट भी ममता बनर्जी ने नहीं दी, तो उसका एकमात्र कारण बीजेपी थी। और बीजेपी के साथ, बीजेपी इस बात से बड़ा खुश थी कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बाहर फेंक दिया। उसका कारण क्या है कि ममता बनर्जी लगता है उसको, साफ साफ लगता है उसको कि देखिए, आप दिल्ली संभालिए, यहां आप छेड़ाखानी मत कीजिए, यहां मेरे को दे दीजिए। और बीजेपी को इसमें कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी को इसमें कोई घाटा नहीं हुआ बीजेपी को। तो मेरा ये आपको कहना है कि दूसरा बात है कि एक मिनट टाइगर कुछ इंटरवीन करना चाह रहे हैं। नहीं, उमाकांत जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस ऐसा कौन सा राज्य है जहां कांग्रेस ने कम बैक किया? कांग्रेस ऐसा कौन सा? नहीं, एक मिनट देखिए, आप तमिलनाडु से देखिए, तमिलनाडु से लेके बंगाल तक जहां जहां कांग्रेस चली गई, कांग्रेस ने कहां कम बैक किया? किसी भी राज्य में कम बैक नहीं किया। जो रीजनल पार्टीज कांग्रेस से टूट के बनी, उन्होंने ही राज किया है। लेकिन बीजेपी जहां गई, एक सेकंड, बीजेपी जहां गई उसने सामने वालों को खत्म कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ममता के लिए सापनाथ और नागनाथ में चुनना होगा, तो वो सापनाथ को चुने या नागनाथ को चुने? देखिए, बीजेपी को आज तो टैक्टिकल है। बीजेपी का मेन एम क्या है? कैसा भी करके वो ममता को बंगाल से हटाना चाहते हैं विधानसभा। देखिए पिछली बार क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, जब चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें कैसी मिली? क्योंकि
बीजेपी को 73 सीटें इसलिए मिली कि कांग्रेस और लेफ्ट बैकफुट पे आ गई थी। जो राजनीतिक दलों का जो वोट बैंक था कांग्रेस का और जो लेफ्ट का, वो किसी भी हालत में ममता के साथ नहीं गया, वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ था। यदि कांग्रेस और बीजेपी बैकफुट पे जाएगी तो वो वोट बैंक जाएगा कहाँ? ममता के पास तो नहीं जाएगा, वो बीजेपी में चला गया, बीजेपी 73 चली। मेरे ये पास टेक्निकल प्रॉब्लम था। हाँ, मैं बता रहा हूं कि इंडिया अलायंस जो है, जिसकी ममता बनर्जी आज की तारीख में मेंबर है, जो इंडिया अलायंस के आप मेंबर हैं, तो इंडिया अलायंस के जो रेजोल्यूशन था ईवीएम के खिलाफ, उसमें उमर अब्दुल्ला के भी साइन थे, फारूक अब्दुल्ला के भी साइन थे, उसमें ममता बनर्जी का भी रेजोल्यूशन था कि ईवीएम के खिलाफ हमें इंडिया अलायंस को मोर्चा लेना चाहिए। आप चेक कर लीजिए उनके रेजोल्यूशन, या तो आप इंडिया अलायंस से अलग हो जाइए, उसके पार्ट भी बनना चाहते हैं, उसके चेयरमैन भी बनना चाहते हैं। अरे साहब, इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे तो मुसलमान आधा बट जाएगा बंगाल में। हाँ, तो ममता बनर्जी का जो रेजोल्यूशन था, और अब अपने भतीजे से बयान दिलवा रही हैं ईवीएम के खिलाफ। ऐसे मौके को चुन रहे हैं जब पूरी ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है याचिका, और अभी तारीख लगने वाली है उसमें। दो चीजें, एक सेकंड उमाकांत जी, दो चीजें हैं। ममता बनर्जी कितनी चाइल्डिश नेता है ये आपको भी पता है। आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव का मुद्दा था और प्रणब दा को राष्ट्रपति बनाया था, तो ममता ने बहुत बड़ा फ्रंट खोला और बाद में ममता साथ हो गई। तो ईवीएम का ऐसा ही खेल है। ममता जब अगला चुनाव जब ममता को समझ में आ जाएगा, 2029 के पहले एक विधानसभा होगा जिसमें क्लियर कट मेजोरिटी बीजेपी की होगी, तब ममता कहेगी कि मशीनों का खेल हो गया। मशीनों का खेल कब से बोलने लगे? हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद तो जो अब राजनीतिक चुनाव होंगे, आएंगे मशीनों का खेल क्या है। सेकंड राउंड में मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ममता बनर्जी पसोपेश में है और उनको लगता है कि भाई बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उनको खा सकती है, और उधर कांग्रेस जो है उनसे वोट साझा होता है। अगर कांग्रेस को बहुत ज्यादा आंखें दिखा दे तो मुसलमान जो है फिर कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सी ममता के साथ बहुत सी मजबूरियां हैं, इसीलिए उनके जो डिसीजन है बड़े इरेटिक है, उसमें बड़ा उतार चढ़ाव है। मैं जरा लालू के बारे में बात कर लूं। भाई अभिषेक, ऐसा कोई दिन नहीं कि लालू का आदमी आपको फोन ना करे। मैं आपसे दिल की बात पूछना चाह रहा हूं, पत्रकारिता वाली बात मत करिएगा। मुझे अंदर की बात बताइए कि लालू यादव ने ममता बनर्जी की तारीफ क्यों की? क्या कांग्रेस से उनको भी प्रॉब्लम है, या सीधे सीधे मैं पूछूं कि तेजस्वी या पूरे परिवार के जो केस चल रहे हैं सीबीआई में, ईडी में, उसका प्रेशर है? देयर इज अ प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर फ्रॉम मिस्टर शाह। ये थोड़े से सुर बदलते हुए दिख रहे हैं लालू के मुझे। देखिए दीपक जी, केस का प्रेशर तो है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गठबंधन होता क्यों है? कोई उसूल, सिद्धांत, विचारधारा को लेकर तो होता नहीं है। कोई भी गठबंधन होता है सत्ता के लिए, और कांग्रेस पार्टी से जो चिंताएं हैं क्षेत्रीय दलों की, वो वाजिब है काफी हद तक। इसलिए वाजिब है कि आज तक इंडिया की हिस्ट्री में किसी अलायंस ने 234 सीटें प्री पोल अलायंस ने नहीं जीती। 245 के आसपास आज नंबर है विपक्ष में। वैकल्पिक सरकार बनाने की कोई कोशिशें नहीं है कांग्रेस के अंदर। ये लगता है कहीं ना कहीं, जी मैं उसी पे आ रहा हूं, कांग्रेस को यह लगता है कि 5 साल बाद हम मोदी को और पीछे कर देंगे। गुजरात में सत्ता के करीब पहुंचे थे 17 में, 77 से 17 पर आ गए। तब बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी यही लगता था गुजरात में कि अब हम करीब पहुंच गए, अगली बार पछाड़ देंगे। क्षेत्रीय दलों की चिंताएं वही है। और लालू यादव की जहां तक बात आप कह रहे हैं, देखिए लालू यादव की पार्टी इस समय पसोपेश में, और बहुत साफ गोई के साथ मैं बताऊं, बिहार में मौजूदा समय में नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, जीत उसी गठबंधन की होगी। अब वो इस गठबंधन में रहे या उस गठबंधन में रहे, लेकिन नीतीश कुमार को बुलाने के लिए जिम्मेदार कौन है या नहीं बुलाने के लिए कौन जवाबदेह है? स्वाभाविक है कि गठबंधन को लीड करने वाली पार्टी कांग्रेस। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने में लालू यादव की पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफर लालू यादव के भेजने से क्या नीतीश कुमार आ जाएंगे? सवाल तो यह है कि ऑफर कांग्रेस पार्टी को भेजना होगा, बात राहुल गांधी और खड़गे को करनी होगी। और आरजेडी अपनी सीमाओं को बाई इलेक्शन में जान चुकी है कि बिहार में इस चुनाव में भी वही होगा जो पिछले 4 चुनाव से हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ रह के वो लड़े या सभी सीटों पर अपने भावी कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशियों को 5 साल बाद के लिए तैयार करे, ये बात तो राष्ट्रीय जनता दल को अपनी प्राथमिकताओं में कौन सी ऊपर है वो रखना होगा कि 243 में हम 200 सीटों पर जाए, 225 पर जाए लेफ्ट के साथ, या कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, आज भी मांगी है।
जी, नहीं बड़ी बात, परिस्थितियां ठीक है। लालू यादव के सामने। जी, लालू यादव के सामने चैलेंजेस हैं, उनकी अपनी परिस्थितियां, लेकिन एक बड़ी बात अभिषेक ने कही, उन्होंने कहा कि भाई अभी भी चाहे वो लालू यादव हों या शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे हों या अखिलेश यादव, इनको लगता है कि भाई लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है, लोकसभा में जो गिनती है, उसमें विपक्ष कमजोर नहीं है। अगर 2-3 पार्टी इधर से उधर हुई, खेला हुआ, तो मोदी की सरकार जा सकती, मोदी की कुर्सी जा सकती। क्या टाइगर ये बात सही है कि अभी भी विपक्ष में दम है लोकसभा में? लेट्स फॉरगेट हरियाणा, लेट्स फॉरगेट महाराष्ट्र, लेट्स फॉरगेट दीज स्टेट असेंबली इलेक्शंस। क्या अगर हम लोकसभा देखें, जहां से हिंदुस्तान की हुकूमत चलती है, उस हुकूमत के सदन में क्या अभी भी विपक्ष भारी है? और अगर 2-3 लोगों को तोड़फोड़ कर दें या बरगला दें या उनको इंप्रेस करके अपने साथ ले आए, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी चुनौती दी जा सकती है मिस्टर यकीनन मोदी सर, को? यकीनन पार्लियामेंट में आंकड़ों का खेल होता है, ये अंक गणित है, इमोशन से काम नहीं होते, अंक गणित से काम होता और है। इंडिया अंक गणित और में कमजोर नहीं है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल जो सरकार बैसाखियों पे है, 242 की बीजेपी कहां 240 सत्ता में आएगी? कहां से सत्ता में जी। आएगी? जब तक उनके ऊपर, उनके साथ बाकी लोग नहीं आएंगे। एकनाथ शिंदे भी आके दिखा सकते हैं, 7 उनके भी है, 5 ओके। उसकी भी है। ये सब कुनबा यदि निकल चिराग गया तो पासवान इनके पास क्या बचेगा? 242 पे कहां सरकार बनाएंगे? लेकिन मैं एक सिंपल सी बात उदाहरण देता हूं, जो अभिषेक ने कहा उसी को मैं एंडोर्स करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। क्या विपक्ष कोऑर्डिनेट करता है ठीक से? क्या ये कांग्रेस का काम नहीं है कोऑर्डिनेट करना? अभी वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल आया था, वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल आया था। कांग्रेस ने कितने अपने बाकी दलों से, जो उनके इंडिया गठबंधन के नहीं है, उनके भी नेताओं को अप्रोच करने का प्रयास किया। आज बीजेडी प्रताड़ित है बीजेपी से। क्या बीजेडी से किसी ने प्रयास किया बात करने का? आखिरकार बीजेडी ने साथ दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन में हम साथ हैं। टाइगर सॉल्यूशन बताइए, 1 2 3। हाँ, अब सॉल्यूशन पे आइए, छोड़िए, अब बहुत प्रॉब्लम हमने गिन ली। सॉल्यूशन कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा, कांग्रेस को लीडिंग करना होगा, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा। मात्र राहुल गांधी के अकेले से चिल्लाने से काम नहीं होगा, एक स्ट्रेटेजी तय करनी होगी। जब वहां पे पहले अहमद पटेल हुआ करते थे तो अक्रॉस द पार्टी लाइन बात करते थे। आज कौन अक्रॉस द पार्टी लाइन बात करने के लिए तैयार है? खड़गे साहब सीनियर है, लेकिन क्या खड़गे साहब की ये हिम्मत है कि वो बिना राहुल गांधी को पूछे करेंगे? और राहुल गांधी को पूछे बगैर खड़गे जी ने किसी से बात की तो ये जो बाकी बीजेपी के पेरोल पे लोग बैठे हैं अंदर, वो क्या उनको बात करने देंगे? जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक ताकतवर आदमी होता है। शरद पवार जैसा आदमी जो इतना सीनियर है, वो वेणुगोपाल से क्यों बात करेगा? ममता बनर्जी वेणुगोपाल से क्यों बात करेगी? खड़गे साहब अशोक गहलोत टाइप का आदमी हो, अशोक गहलोत टाइप का आदमी हो, संगठन आदमी हो, महासचिव। लेकिन अशोक गहलोत भाई, अशोक गहलोत की भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है, वो भी अडानी के साथ है, बघेल अडानी के साथ है। टाइगर करना क्या, एक लाइन में बताइए, कांग्रेस अभी फिलहाल क्या कांग्रेस को सबसे बात करे, दिल बड़ा करे? देखिए, बड़ा करने की बात नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस को अपने आप को सुधारना होगा, कांग्रेस को आत्ममंत्री। अभी खड़गे साहब ने जो सीडब्ल्यूसी में भाषण दिया था, उस भाषण को यथार्थ पे लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि नीचे से ऊपर तक संगठन में बदलाव करने की जरूरत है, सब पूरे संगठन को बदलना होगा। वो लोग लाने होंगे जो अक्रॉस द पार्टी लाइन आते हुए लोग, और यदि नहीं तो ये काम प्रियंका गांधी को लेना होगा। हर नेता से जाके बात करना होगा, ईगो साइड को रखना होगा। और इन तमाम बातों से जब आप कहोगे तब जाके एक यूनिटी बनती है। राज्यसभा में भी ये होता था कि राज्यसभा में नहीं हो रहा। क्या हुआ था जब महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही थी तो क्या हुआ था? सारा केरल अगेंस्ट था शिवसेना के साथ जाने के लिए। 2 बार गवर्नर के पास जाके वापस आ गए क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन का लेटर नहीं दिया। आखिर शरद पवार जी ने बात की अहमद भाई से, अहमद भाई ने सबको कॉन्फिडेंस में लेके लेटर लेके गए और सरकार बनी। ओके, ऐसा कौन आज एक कांग्रेस में मुझे नेता बता दीजिए कि जो बाकी लोगों से बात करे, संवादहीनता बनी हुई है। संवाद राहुल गांधी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नेताओं से बात करे, कि इशू उठाए, कि भाषण उठाए, कि लोगों को जाके मिले, कि पीड़ितों को मिले, कि दौरे करे, कि इवेंट तैयार करे, कि कोई बड़ा आंदोलन तैयार करे। गॉट इट।
टाइगर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा डिनर डिप्लोमेसी करें, थोड़ा सा चाय पानी पर ध्यान दें, कभी ममता बनर्जी के साथ चाय पिएं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे से कहें कि जाइए लालू जी से मिलकर आइए, कभी स्टैलिन को बुलाएं, कभी शरद पवार के घर जाएं, कभी पार्टी रखें, कभी बर्थडे का केक कटवाएं। इस तरह की कुछ डिनर डिप्लोमेसी, यानी दरवाजे खोल के मिलना जुलना शुरू हो, मिलन जिसे कहते हैं होली मिलन टाइप का जो है, इस तरह का अगर हमारा अप्रोच नहीं होगा, टाइगर कह रहे हैं, तो संवादहीनता बढ़ती जाएगी। और चाहे वो अखिलेश शरद यादव पवार जी का अभी बर्थडे था। शरद पवार के बर्थडे को अजीत पवार सारा कुनबा इकट्ठा होकर शरद पवार जी के यहाँ गया था। किसके कहने पे गया था? अमित शाह ने कहा था कि जाइए, बिल्कुल आपके चाचा है, मिलिए, हमारे तरफ से भी उनको ये कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, शरद पवार अभी राज्यसभा बैठे थे और उनको बधाई दी स्पीकर ने, और 10 मिनट तक लगातार डेस्क बजते रहे। ओके, ये सरकार की तरफ से अप्रोच है। विपक्ष की तरफ से साहब, क्या किया? क्या राहुल गांधी गए थे शरद पवार से मिलने, बधाई देने? भाई लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि अपना कांग्रेस पीआर मजबूत करे और सबको बुलाए, पार्टी करे, चाय पिए, चाय है, समोसा है, पकौड़ी है, सब इस तरह की बातें हों, बिस्कुट रखी जाएं, कभी सोनिया गांधी बुलाएं, कभी राहुल गांधी बुलाएं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे बुलाएं, कभी केसी वेणुगोपाल जो है वो कुछ नहीं तो मथुरा के पेड़े ही लेके पहुंच जाएं, वो बीजू पटनायक के पास, उनके बेटे के पास। इस तरह की बातें करें। कांग्रेस शुड इंप्रूव द पीआर, पब्लिक रिलेशंस विद द अलाइज ऑफ इंडिया। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस आज जो देश जिस मुकाम पर खड़ा है, और ऐसी गवर्नमेंट है जो कोई रास्ता छोड़ नहीं रही है कि अपोजिशन पार्टीज को पनपने का, आगे बढ़ने का। और वो ऐसे जो रिलीजियस के इश्यूज है, जो जिनका इस देश के आवाम से, उनकी तकदीर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बीजेपी है। और कांग्रेस पार्टी को और अपोजिशन पार्टीज को ये सोचना पड़ेगा कि उनका मुकाबला किससे है। सारे राज्यों में उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठनों से है। तो आज जो है कांग्रेस पार्टी 20 साल पुरानी या 40 साल पुरानी पॉलिटिक्स नहीं है। आज पॉलिटिक्स ये है कि आपका जो दुश्मन है, आपका जो एनिमी है, आपका जो विपक्ष है, वो मुकाबला भाजपा से है। तो भाजपा से मुकाबला करने के लिए उसी तरह के साजो सामान आपको जुटाने पड़ेंगे। एक व्यापक जो विपक्षी एकता है, उस व्यापक विपक्षी एकता के लिए जो जो बातें जरूरी हैं, जो जो मजबूत वाक्य हैं, सूत्र हैं, उन सूत्रों को जोड़ना पड़ेगा और सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और जनता के जो इश्यूज है, उन इश्यूज को राज्य में अभी हालत क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस का ना हरियाणा में संगठन है, ना उत्तर प्रदेश में संगठन है। देश के किसी भी स्टेट में कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, जिलों में संगठन नहीं है, ऐसे राज्यों में उनका संगठन नहीं है जहां उनकी सरकार है। मैं तो हिमाचल की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। आपका जो संगठन है, संगठन ही नहीं है आपके पास है। जब आपके पास संगठन नहीं है तो लड़ाई कैसे लड़ोगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जो दैत्य जैसा उसका काम का तरीका है, उसका जो राक्षसी काम का जो तरीका, उस दैत्य का काम तरीके से आप कैसे निपटेंगे जब आपके पास भी उसी तरह की तैयारियां होगी? जो तैयारियां, अब होता क्या, इलेक्शन आता है और इलेक्शन आकर के आप जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बैठ करके और डेटोरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आपको मुकाबला करने की तैयारी करनी पड़ेगी, सड़क पर उतरना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, किसानों के बीच जाना पड़ेगा, मजदूरों के बीच जाना पड़ेगा। और इससे बढ़ करके जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है, जो पार्टनर आपके साथ, जो बीजेपी के साथ जाना चाहते, बीजेपी के साथ जाए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाए, लेकिन जो आपके साथ है, जो बीच में मझधार में खड़े हैं, उनको एक वैचारिक रूप में आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक नेतृत्व दे सकते हैं। जी, ओके, गॉट इट। अभिषेक, कुछ आपकी अगर कुछ राय हो इस पे, भाई कांग्रेस क्या करे? क्या लालू के साथ अब बैठकर खिचड़ी खाई जाए, या फिर बाकी लोगों से मिला जाए, अखिलेश यादव को घर पे बुलाया जाए? क्या करें? राहुल गांधी क्या करें? प्रियंका क्या करें? क्या जनसंपर्क की कमी है? दीपक जी, अब जनसंपर्क वाला समय नहीं है। मैं बहुत सावधानी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि प्राथमिकताएं इंडिया गठबंधन को तय करनी है कि उनको जो वोटर ने 234 सीटें दी, आज 11 लोग और उसमें जुड़े हुए हैं, 245 लोगों का जो नंबर है, वो नंबर क्या 5 साल विपक्ष में बैठकर भजन करने के लिए है? इंडिया अलायंस और कांग्रेस को यह बात साफ करनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
कि वो वैकल्पिक सरकार की दिशा में बढ़ना चाहते हैं या 5 साल ओके। विपक्ष में बैठना चाहते हैं। ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, अगर वो विपक्ष में बैठना चाहते हैं तो गठबंधन टूट जाएगा। अगर वो वैकल्पिक समझ गया। सरकार की दिशा में ये कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि नेतृत्व कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी पार्टी का, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई नेता हो सकता है जिसके नाम पे सहमति हो जाए। अगला बजट आप लिख लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी अभी ऐलान कर दे तो अगला बजट भी इंडिया गठबंधन का वित्त मंत्री पेश कर सकता है, अगर अरे इतनी बाप रे बाप। दरिया दली इंडिया अलायंस दिखाए तो। ये ओके, स्थिति है गॉट इट। लोकसभा के अंदर। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं, नीतीश कुमार कांग्रेस के कॉल का इंतजार कर रहे हैं। एक नाथ शिंदे इस नायडू नीतीश के नानी फैक्टर में जुड़ने वाले एक नए इस लीग के मेंबर खिलाड़ी हैं। जी। Got it, got it. चिराग पासवान और जयंत चौधरी कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ साफ जंग की कस्में खा खुश के नहीं। नहीं आए हैं जी। समझ ये गया, समझ गया, स्थिति समझ है, गया। सीधे सीधे। तो दोस्तों, आज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एक तो कांग्रेस पर इनका ये कहना है कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस को, संगठन को भी देखना होगा, जनसंपर्क भी अपना देखना होगा। और जहां तक ममता बनर्जी या शरद पवार या उमर अब्दुल्ला या इन लोगों की बात है कि भाई ये लोग क्यों इंडिया अलायंस को कमजोर करना चाहते, तो टाइगर ने कहा कि कहीं ना कहीं एजेंडा अमित शाह और अडानी का एक ही है कि इंडिया अलायंस को कमजोर करो, वरना विपक्ष की गिनती बहुत बड़ी है लोकसभा में, और वो जो गिनती है वो रात दिन मोदी और शाह को परेशान कर रही है। अब इस गिनती पर अभिषेक बाबू का ये कहना है कि भाई कांग्रेस को फ्रंट फुट पे खेलना है, कि आइए हम सरकार बनाते हैं, हम विपक्ष नहीं है, हम सरकार बनाएंगे, पहल करेंगे, हमको 15-20 सीटें ही तो चाहिए। वो नायडू से भी मिल सकती हैं, वो नीतीश कुमार से भी मिल सकती हैं, चिराग पासवान भी आ सकते हैं, शिंदे भी आ सकते हैं, कई और लोग भी आ सकते हैं, जयंत चौधरी जैसे छोटी पार्टी भी आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पहल करनी होगी, फ्रंट फुट पे खेलना होगा, सिर्फ अपोजिशन बन के नहीं बैठना होगा। प्रोएक्टिव अप्रोच इसे कहते हैं। जी टाइगर। दीपक जी, एनडीए गठबंधन में 90% लोग मजबूरी में हैं, ओके। डर के मारे हैं, छटपटा रहे हैं, क्योंकि रास्ता नहीं है। जिस दिन उन्हें पता पड़ जाएगा कि अल्टरनेट सरकार बनने वाली है, आपको इंडिया गठबंधन में अकेली भाजपा खड़ी होती दिखाई देगी। समझ गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई बारात शुरू करें, बारात लेकर निकलें, बाराती बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक पहल होनी चाहिए। आज भी दोस्तों लोकसभा में जो नंबर हैं, जो अंक गणित है, जो संख्या बल है, वो विपक्ष की कमजोर नहीं है। राहुल गांधी पावरफुल लीडर ऑफ अपोजिशन है और बिना उनकी मर्जी के बहुत से बिल पास नहीं हो सकते। आपने वक्फ बोर्ड का हाल देखा, और भी बहुत से ऐसे बिल। ये ताकत है विपक्ष की, इस ताकत को कहीं ना कहीं उनको जो है खुद समझना होगा। अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, लेकिन अपनी ताकत को पहचानना होगा राहुल गांधी को, और आगे बढ़ना होगा। कई पार्टियां उनके साथ जुड़ सकती, ये कह रहे हैं। बेस्ट अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये कहा गया। टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखड़ा साहब आप आए, आपने भी अपना पर्सपेक्टिव रखा, और अभिषेक आपने बात बहुत अच्छी की कि बेस्ट अटैक इज बेस्ट डिफेंस। राहुल गांधी को, इंडिया अलायंस को सरकार बनाने की तैयारी करनी चाहिए, वैकल्पिक, कि हम सरकार दे रहे हैं आपको, और तब जाके ये खेल जो है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के जो है पक्ष में जाएगा। ममता बनर्जी नाराज नहीं होंगी, लालू यादव नाराज नहीं होंगे, शरद पवार को भी कुछ ना कुछ उम्मीद होगी, सबको उम्मीद होगी कि सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। आप तीनों लोग आए, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।